आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज बात होगी इंटीग्रेटिव एनर्जी मेडिसिन, यानी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल आप खुद कैसे अपनी बीमारियों को हील करने में कर सकते हैं, कैसे अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज जानेंगे क्या है इंटीग्रेटिव एनर्जी मेडिसिन, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एलोपैथिक डॉक्टर, इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर मंकुल गोयल। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर मंकुल गोयल, जैसे आज बात करेंगे इंटीग्रेटिव एनर्जी मेडिसिन की, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये है क्या। देखिए, नाम सुनने में बहुत डिफरेंट लगता है इंटीग्रेटिव मेडिसिन, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में हर घर में की जाती है। पर इंटीग्रेटिव मेडिसिन को समझने के लिए हमें हम किस तरह से ह्यूमन सिस्टम को, मानव जीव को देख रहे हैं, वो समझना ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव जीव को हम एक शरीर की तरह देखते हैं जो हार्ड मास से बना हुआ है, और उसी शरीर को हम एक एनर्जी की तरह भी देख सकते हैं, एक बॉल ऑफ एनर्जी की तरह जी। और फिर हम उसको कह सकते हैं कोई भी एनर्जी जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन ह्यूमन सिस्टम को, मानव जीव को एक स्थूल शरीर और एनर्जी और इंफॉर्मेशन के मास की तरह देखता है और उस तरह से जो है उसको इवैल्यूएट करता है और ठीक करता है। जी, तो क्या जो साइंस है हमारी वो इस बात को मानती है, जैसे आपने कहा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम एक एनर्जी की तरह देखें, तो क्या साइंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है या मानती है? हाँ, देखिए, मानने वाले ज़रूर मानते हैं, और बल्कि जितने भी मोस्ट एडवांस साइंटिस्ट हैं क्वांटम फिज़िक्स के, वो इस बात को भली भांति समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्रोपोगेट करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा अगर हिस्ट्री में जाएं तो जो मेडिकल साइंस है वो ज़्यादातर न्यूटन जो 1600 के दशक में थे उनकी फ़िज़िक्स पे बेस्ड थी, और उन्होंने ये कहा कि ये अगर हमें टीवी दिख रहा है तो ये टीवी है, ये टेबल है तो ये टेबल है, ग्लास है तो ये ग्लास है। पर 1930 और उसके बाद जब आइंस्टाइन आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमें समझाई कि जो भी एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, सॉलिड मास में, और जो भी सॉलिड मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और जब तरह तरह के माइक्रोस्कोप्स आए और फिर हमने देखना शुरू किया कि हार्ड मास के जब हम उसको मैग्नीफाई करते जाते हैं और डीप जाते जाते हैं तो इवेंचुअली एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी छोटा करके देखते जाते हैं, तो वो एक एनर्जी ही है। हम सोच रहे हैं कि सॉलिड है और इसके थ्रू हम पेनिट्रेट नहीं कर सकते, बट एक्चुअली हम अपनी आँखों से ना देख के किसी और की नज़र से देखें तो हम एक बॉल ऑफ एनर्जी ही है, जिसको साइंस भली भांति एक्सेप्ट करती है। जहाँ तक बात आती है एनर्जी और इंफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं सोच, बिलीफ सिस्टम, वो बात, तो उसमें तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप तक ये टीवी चैनल कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है। एक एनर्जी है जिसको ट्रांसमिट किया जा रहा है, जो आपके टीवी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रही है, एंड आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। जी। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एनर्जी के थ्रू ट्रांसमिट होती है और एनर्जी ही है, ये भी आज की डेट में भली भांति एक्सेप्टेड कंसेप्ट है। तो यही एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का पैराडाइम है कि हम शरीर भी हैं, हार्ड मास भी हैं, हम एनर्जी भी हैं, और देसी भाषा में हम कहते हैं हम एक प्राणिक फोर्स, एक वाइटल फोर्स भी हैं, और हम अपनी सोच और अपनी इंफॉर्मेशन से भी बने हैं। जी, जैसे आपने बताया कि ये एक इंफॉर्मेशन है, एक एनर्जी है, तो क्या इससे जो हमारा सेहत को देखने का नज़रिया है या बीमारियों को देखने का नज़रिया है वो बदलता है, या किस तरह से हम देखने लगते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ये समझे कि अभी हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि अगर आपको ये बीमारी नहीं है, ये वाली बीमारी भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, तो आप ठीक हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, आप हेल्दी हैं। पर अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हेल्थ का एक जो बेसिक डेफिनेशन आता है वो होता है हार्मनी का,
क्या आपके शरीर के अलग अलग अंग, क्या आपकी एनर्जी, क्या आपकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से हार्मनी में है या एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से के अगेंस्ट काम कर रहे हैं जी। क्या आपके अंदर की एनर्जी और बाहर जो एनवायरनमेंट की एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ हार्मनी में है या एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो हार्मनी जो है वो हेल्थ की परिभाषा बन जाती है, और कन्फ्लिक्ट और कोई भी प्रॉब्लम, इन तीनों में से किसी भी लेवल पे एक बीमारी का कारण बन जाती है। तो बीमारी भी जो है उसको भी देखने का अलग अलग, बीमारी के कारण को देखने का भी अलग अलग नज़रिया इसमें बन जाता है। माने कि बीमारी जो है वो आपके फिजिकल लेवल से भी आ सकती है जी। और बीमारी जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन लेवल से भी आ सकती है। इसका एग्जांपल हम ले तो मान लिया जाए आपका एक्सीडेंट हुआ, तो वो सीधा आपकी फिजिकल बॉडी को हिट किया, आपको चोट लगी है, तो वो मैटर लेवल पे सबसे पहले बनी है। हाँ, अगर वो चलती रहेगी तो धीरे धीरे करके आपके एनर्जी को, आपके सोच को भी बदल सकती है, पर वो प्राइमरली एक फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको फिजिकल लेवल पे एड्रेस करना चाहिए। पर मान लिया कोई बच्चा है जो एग्ज़ाम दे रहा है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत लंबे समय से एग्ज़ाम दे रहा है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस में है, तो उसकी सोच में बदलाव आया, वो सोच में बदलाव उसकी एनर्जी में बदलाव लाती है और फिर उसको फिजिकल डिजीज़ भी होने लग जाती है। अच्छा। तो इसका जो प्रॉब्लम का कारण है वो इंफॉर्मेशन लेवल पे है, पर उसको अगर हम फिजिकल दवाइयों से ही ठीक करते रहेंगे तो हम कभी भी उस बीमारी को जड़ से नहीं ठीक कर पाएंगे। तो इसलिए ये पैराडाइम, ये देखने का नज़रिया हेल्थ को भी और बीमारी को भी देखने में हमारे को मदद करता है। अब ये बात कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि देखा जाए तो कॉमन सेंस वाली बात है, पर इसको कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिससे हम साइंटिफिकली इनको समझ पाएँ। जी। फिर भी अगर हम इसे साइंटिफिक वे में अगर समझना चाहें कि किस तरह से ये काम करता है या जो मरीज़ हैं वो इससे किस तरह से ठीक होते हैं, तो हम कैसे समझेंगे? देखिए, ठीक होने से भी पहले हमें ये समझना होगा कि हम जब कोई इंटीग्रेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास हमारे पास आता है तो हम उसको कैसे देखते हैं, क्या हमारा मॉडल होता है असेसमेंट का। जो अभी करंट मॉडल है, हम एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, तो हमारा करंट मॉडल ये होता है कि हम सिम्टम्स को, साइंस को असेस करते हैं जी। तो ये उसी से कुछ हद तक निकला हुआ मॉडल है, पर इसमें हम स्पेसिफिकली आइसबर्ग मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। आइसबर्ग मॉडल ये कहता है कि जैसे आइसबर्ग नॉर्थ पोल साउथ पोल को देखने को मिलती है कि एक छोटी सी बर्फ़ की सिल्ली बाहर दिख रही है, पर उसके नीचे एक बहुत विशाल एक माउंटेन बर्फ़ का उसके नीचे है। तो जो हमारे सिम्टम्स है, मरीज़ हमें आके बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो हमारा केवल बाहर का टिप हो जाता है प्रॉब्लम का। उसके नीचे एक विशाल काय बायोकेमिकल डिसफंक्शन है, क्या उसके केमिस्ट्री में, उसके ब्लड में, उसके सिस्टम में, अगेन एट द लेवल ऑफ मैटर, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, जो एक डिसरप्शन हो रही है उसको हम देखते हैं। और उसके नीचे एक और बहुत बड़ा पहाड़ होता है ऑफ हमारी लाइफ चॉइसेस, कि हम कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जी। तो हमें इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कल ही एक बच्ची आई थी 11 साल की, जिसको सफ़ेद बाल हो रहे थे। तो कहने को 4-5 सफ़ेद बाल थे। हम ये कहेंगे कि ठीक है वो हो जाते हैं, या फिर हम कोई दवाई लिख के दे देंगे, या फिर हम ऐसा कह देंगे कि कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम है जी। पर इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है उसको असेस करेगी कि क्या बायोकेमिकल डिसफंक्शन, उसकी केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब हमने उसका ब्लड टेस्ट कराया तो हमने देखा उसका विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, अच्छा, तीनों कम था। उसको प्री डायबिटीज़ हो रही थी इस उम्र में, उसके थायराइड के लेवल पे डिस्टर्बेंस था, उसको गेहूँ सूट नहीं कर रहा था, उसको अच्छा। पच नहीं रहा था, तो उसके पेट के लेवल पे प्रॉब्लम हो रहा था। फिर हमने उसको असेस किया उसके लाइफस्टाइल चॉइसेस के लेवल पे। तो वो बच्चा रात को 1 बजे सोता था और बहुत स्ट्रेस में रहता था, परिवार में भी टेंशन चल रहा था, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो असेसमेंट जो है मरीज़ का वो इन तीनों लेवल्स पे, और उसको कनेक्ट कर पाना कि ये लाइफस्टाइल में गड़बड़ है तो उसकी वजह से ये केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, और उसकी वजह से ये
सिम्टम्स आ रहे हैं, और तीनों लेवल्स पे, मैटर, एनर्जी, इन्फॉर्मेशन पे जी जब हम करते हैं तो उस मॉडल से हम आगे बढ़ते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कर्नाटका से, मोहम्मद रफ़ीक। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे रब्ता नहीं हो पाया। तो जैसे आपने बताया कि इस तरह के मरीज़ आपके पास आते हैं, प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, लेकिन जब आप उसको पूरा एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स निकलती चली जाती हैं जो खुद मरीज़ को भी मालूम नहीं होता है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसको ट्रीट करने की बात करें, तो आप लोग इसे किस तरह से ट्रीट करते हैं? क्या दवाइयों की मदद से करते हैं? अगर दवाइयों की मदद से करते हैं तो वो किस तरह की दवाई होती हैं? क्या आम जो दवाइयाँ हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं उससे कुछ अलग होती हैं? बिल्कुल। तो इसमें जो इलाज की बात आती है, इलाज का भी अगेन नज़रिया अलग है, अलग अगेन कॉमन सेंस है, पर नज़रिया थोड़ा अलग है। क्योंकि इसमें अगर हमने पहली बात अगर ये कही कि आप बीमार हैं और मैं आपको ठीक कर रहा हूँ जी, तो हमने इंफॉर्मेशन लेवल पे पहली बात तो डाली दी कि आप बीमार हैं, और उसने आगे ट्रांसलेट होना ही है एक बीमारी के अंदर। अगर कोई नहीं भी है तो कम भी है तो वो हमने मैं बीमार हूँ इसका लेबल लगाने से और बीमारियाँ इंसान में बनती चली जाती हैं। तो इसमें हम बीमारी को कंसिडर करते हैं पर उसको हम एक साइड इम्पोर्टेंस देते हैं। हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि एक बीमार से बीमार इंसान भी है, एक 80 साल का बूढ़ा इंसान भी है जो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, पर फिर भी उसके अंदर भी 95% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा बायोकेमिकल चीज़ें जो भी हो रही हैं वो सब बहुत अच्छे से हो रही हैं, और बहुत सारा उसका शरीर है जो अभी भी हेल्दी है, तभी वो जीवित है, तभी वो चल पा रहा है, उठ पा रहा है, बैठ पा रहा है, खा पा रहा है। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन में गुड हेल्थ पे काम करते हैं। बीमारी हमारा साइड फोकस है, मेन फोकस ये है कि हम आपके अंदर के उस पार्ट को जो चुपचाप और शांति से, हार्मनी से काम कर रहा है, उसको धन्यवाद करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि उसको एक्सपैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर वो एक्सपैंड होता गया, मान लिया वो 96% है, अगर वो 97, 98, 99, 99.5 तक पहुंच जाता है जी, तो जो भी बीमारी है वो आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में सबसे ज़्यादा फोकस उन बेसिक चीज़ों पे होता है जो हर इंसान की लाइफ में ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डाइट हो जाता है, आपकी सोच हो जाती है, आपके बिलीफ सिस्टम्स हो जाते हैं, आपका एनवायरमेंटल सिचुएशन हो जाता है। ये हमारा मेन फोकस रहता है, ना कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लिखना। तो ये पार्ट रहा। जहाँ बात आती है दवाई की जी, तो देखिए दवाइयाँ दो तरह की है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके इस गुड हेल्थ पे, जो 95% हार्मोनियस एक्टिविटी आपके अंदर हो रही है, उसको और बढ़ावा देगी। चाहे वो नेचुरल चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, विटामिन्स की गोलियां हैं, वो है। दूसरी चीज़ें होती हैं दवाइयाँ जो आपका 2% शरीर जो शोर मचा रहा है, जो कह रहा है कि मुझे देखो, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम, मुझे खुजली हो रही है, तो वो 2% है, उसको चुप करता है। तो वो किसी ना किसी तरह से उसकी एक्टिविटी में बाधा डालता है। पर हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो 2% में तो बाधा डाल ही रहा है, पर वो साथ में हमारे बचे हुए सेल्स की एक्टिविटी में भी बाधा डाल सकता है, जो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट है वो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस है। और जहाँ तक मेडिसिन्स की बात आती है, इसमें हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को अब हम एलोपैथी में वैलिडेट कर चुके हैं। उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि हल्दी एक बहुत एज ओल्ड रेमेडी है, पर अब करकर्मिन जो कि हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, उस पर हज़ारों स्टडीज़ आ गई हैं वो किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो इस तरह की बहुत सारी और छोटी छोटी हर्ब्स हैं जिनको हम स्टडी कर चुके हैं जी, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बहुत सारे हम लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ मिलके काम करने का प्रयास करते हैं और ओपन माइंड के साथ काम करने का प्रयास करते हैं। और जहाँ मरीज़ को एक इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरत है, वहाँ हम एलोपैथिक दवाई का भी इस्तेमाल करते हैं। जी,
आपसे और भी बातें करेंगे और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंकुल गोयल। जैसे हम आज बात कर रहे हैं इंटीग्रेटिव एनर्जी मेडिसिन की, तो जो अब तक आपने बताया उसमें अगर बहुत ही मामूली तरह से समझे तो मेरे जो समझ में आया कि हमारी जो एनर्जी होती है, हमारी जो सोच होती है, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं अपने बारे में कि हमें ये बीमारी नहीं होगी या अगर कोई बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, तो हम वैसा कर पाते हैं। उसे विल पावर एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर जैसे हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो अक्सर कहते हुए आपने भी सुना होगा कि कहते हैं कि वो डॉक्टर जो है उसकी दवाई मुझे लगती है या उसकी दवाई से मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ या ठीक हो जाती हूँ, तो उसका हाथ अच्छा है, इस तरह से सुनते हैं हम। और लेकिन वहीं पे कई और डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत महंगे अस्पतालों में है, फीस उनकी ज़्यादा है, ज़्यादा डिग्रीज़ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो जो मरीज़ है वो उतने सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उनसे एक तरह से। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसमें फेथ है, मतलब फेथ की बात है। इसमें दोनों बातें हैं। फेथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही, और दूसरा डॉक्टर का कंपैशन। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम फेथ से शुरू करते हैं पहले जी। तो देखिए, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, अगर हमें किसी भी चीज़ पे विश्वास है तो वो चीज़ हमारे लिए काम करेगी। हमारा सिस्टम, हमारा एनर्जी उस चीज़ के लिए ओपन अप हो जाता है। और जहाँ हमने ये बिलीव किया कि ये चीज़ हमारी मदद नहीं कर सकती है, तो हम चाहे वो चीज़ कितनी भी इफ़ेक्टिव हो, वो हमारे को वो एनर्जी ट्रांसफ़र, वो हीलिंग हो ही नहीं सकती। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। बाईपास सर्जरी होती है, लोगों का हार्ट ब्लॉक हो जाता है जी। तो इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की गई थी कि 20 मरीज़ लिए जिनका बाईपास सर्जरी किया गया जी। तो 10 लोगों पे तो जो है, मैं एग्जैक्ट फिगर्स कोट नहीं कर रहा हूँ, बट आधे लोगों पे ये किया गया कि उन्होंने प्रॉपर बाईपास सर्जरी की जब हार्ट अटैक हुआ, और आधे लोगों पे बस छाती को खोला गया बेहोश करके और वापस से छाती को सील दिया गया और उनको बता दिया गया कि आपका बाईपास सर्जरी हो गया। और 1 साल बाद उनको स्टडी किया गया तो दोनों में लगभग बराबर रिजल्ट्स, दोनों के आर्टरीज खुल चुके थे। तो इतना इफेक्टिव जो है हमारा बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि उस इंसान जिसका कोई सर्जरी अंदर से नहीं हुआ है, बट उसको बेहोश किया गया, उसको काटा गया, उसको कहा गया कि तुम्हारा सर्जरी हुआ है, सिर्फ इससे ही, इस सोच से ही उसके बॉडी के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इट कैन ओपन अप द आर्टरीज ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। सेम चीज़ को स्टडी किया गया था एक नी सर्जरी में भी, कि लोगों का लिगामेंट टियर हो जाता है, लोगों के घुटनों में लिगामेंट्स होते हैं, उनका टियर हो जाता है। तो उसमें भी ऐसे ही आधे लोगों को काटा गया, पूरा प्रॉपर लिगामेंट का सर्जरी हुआ, आधे लोगों को बस काट के बेहोश करके वापस से टाका लगा दिया गया। 2 महीने बाद दोनों ग्रुप्स के लोग टेनिस खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक स्टडी थी, और ऐसे बहुत सारे तरह तरह के एग्जाम्पल हैं। मॉर्फिन का इंजेक्शन, लोगों को दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा जी, और पानी लगा दिया गया बोल के कि मॉर्फिन है, तो भी दर्द ठीक हो गया। और ये बोल के लगाया गया कि मॉर्फिन लगाया गया ये बोल के कि हम इसमें ज़्यादा दवा नहीं है, और उनका दर्द ठीक नहीं हुआ। तो दोनों तरह से कि हमारा सिस्टम दवाई से क्लोज हो गया है या ओपन हो गया है, इसका एक डायरेक्ट रोल है। तो इसको एलोपैथी की भाषा में प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट कहा जाता है। अच्छा। और इस पे ये तक स्टडीज़ हैं कि कितना रोल इसमें दवाई का हमारे होता है और कितना रोल प्लेसिबो का होता है, कि हमने सोच लिया कि हमें दवा ठीक कर देगी, उसका कितना रोल है और कितना रोल एक्चुअल दवाई ने क्या काम किया। तो इसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंदाज़ा लगाया, पर कई लोगों ने इसका इस हद तक अंदाज़ा लगाया कि 20% रोल दवाई का होता है और 80% रोल इस चीज़ का होता है कि डॉक्टर कितना बिलीव करता है कि ये दवाई उसको ठीक कर देगी, और मरीज़, केवल मरीज़ नहीं, डॉक्टर भी कितना बिलीव करता है कि ये मरीज़ इस दवाई से ठीक हो जाएगा। तो प्लेसिबो इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। सेकेंड बात आपने ये कही कि कई बार डॉक्टर्स बड़े बड़े अस्पतालों में भी होते हैं, पर उनका दवाई ठीक नहीं कर पाते, दवा काम नहीं करती है। तो इसमें डॉक्टर की एनर्जी का भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि उसकी सोच कैसी है। अगर वो इस
जैसे एक हमारे, अगर हम आयुर्वेद और ख़ास करके तिब्बतन मेडिसिन में, बुद्धिज़्म में इसमें बहुत रिसर्च हुआ है और बहुत उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज़ किया है कि जितना एक आप हेल्प किसी की करते हैं विदाउट वांटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जिसको हिंदी में निष्काम सेवा कही गई है, जितना आपका वो भाव होता है उतना ज़्यादा पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी आपके थ्रू जा सकता है। तो उस डॉक्टर की जो ज़्यादा, कोई भी इंसान पूरी तरह से निष्काम तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई है इस ज़माने में, पर जितना इंटेंट डॉक्टर का ऐसा रहता है, जितना डॉक्टर का खुद का सोच इतना पॉजिटिव रहता है, तो उसके थ्रू ज़्यादा हीलिंग एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं। तो जैसे हम बात करें, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, जूसेस ले रहे होते हैं, खाना बहुत अच्छा खाते हैं, तो उसमें हर चीज़ होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी सेहत में नहीं लगता है या फिर उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसको किस तरह से समझें? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगेन हम इस बात पे आते हैं कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन का खाने के बारे में क्या राय है। हाँ। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं कि आज की डेट में वेस्टर्न कल्चर में तो है ही, पर हमारे देश में भी खाने का मतलब है कि उसमें प्रोटीन कितना है। अपार्ट फ्रॉम टेस्ट सब लोग बात करते हैं जी। पर उसमें प्रोटीन कितना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें फैट कितना है। पर एक चौथा एस्पेक्ट खाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एंजाइम्स। और एंजाइम्स को जो है हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका पूरा शरीर जो है वो चल रहा है एंजाइम्स पे। किसी भी चीज़ को ए को बी में उसको कन्वर्ट करना है तो वो एंजाइम्स ही हैं बॉडी में जो उसको कन्वर्ट करते हैं। आप सोच रहे हैं तो उसमें एंजाइम्स लग रहे हैं, आप चल रहे हैं तो उसमें एंजाइम्स लग रहे हैं। तो खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स के अलावा हमें एंजाइम्स की बहुत ज़रूरत होती है। एंजाइम्स खाने में हमें किस खाने से मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, उसको सोचने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जो भी खा रहे हैं आपकी प्लेट में रखा है उसको ज़मीन में डाल दें। अगर उससे पौधा निकल रहा है तो मतलब उसके अंदर कुछ एंजाइम्स है, या इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन टर्म्स उसमें कुछ प्राणिक फोर्स है, उसमें वाइटल फोर्स है, उसमें एनर्जी है जो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो वो वाइटल फोर्स खाने में हमारे लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो वो हमें जो है फ्रूट से, फ्रेश चीज़ों से, रॉ चीज़ों से मिलता है। अच्छा। और ऐसी चीज़ों का सेवन करना खाली पेट हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा चार्ट होगा, कैलोरीज का बहुत अच्छा चार्ट होगा, पर अगर ये फोर्स मिसिंग है खाने के अंदर तो कई बार पेशेंट रिकवर नहीं करता है। सेकेंड चीज़ आती है, हमने बात की कि हम एक एनर्जी है, तो खाना भी अपने आप में एक एनर्जी है। बिल्कुल। और जो भी हम सोच रहे हैं उस समय उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस खाने पे होता है। इस पे एक बहुत अच्छी स्टडी एक जापानीज साइंटिस्ट ने की थी, जिन्होंने ये किया कि उन्होंने पानी के 6 अलग अलग ग्लास लिए और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में उसको रखा जी। एक जगह धन्यवाद का भाव है, सब लोग एक दूसरे को धन्यवाद कर रहे हैं। एक जगह सब लोग एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं। एक जगह आई हेट यू या गुस्सा एक दूसरे के प्रति, एक जगह कोई हिटलर का नाम ले रहा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट्स में लाते ही उनको रखा गया थोड़ी देर के लिए और फिर उस पानी को फटाफट फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज होने के बाद जब आइस बन गया तो उसको फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया गया, क्या वो पानी का स्ट्रक्चर सेम है। तो उनको मिला कि जहाँ धन्यवाद बोल रहे हैं वहाँ अलग स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हार्मोनियस स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एसोसिएट हो रहे हैं। आई लव यू में भी ऐसे ही हो रहा है, अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। जहाँ आई हेट यू या कुछ नेगेटिव बातें हुई तो वहाँ एक बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड एंड बड़ी कॉमन सेंस टर्म में एक अगली पिक्चर वहाँ पे पानी का बन गया। तो जो एनर्जी है खाने की और पाने की वो बनती है उस समय हम क्या कर रहे हैं। हम टीवी पे कुछ वायलेंट चीज़ देख रहे हैं, कोई सास बहू का सीरियल देख रहे हैं जिसमें बहुत जेलसी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, और इस तरह की चीज़ें करते हुए हम वो खाना खा रहे हैं। तो वही ऊर्जा 1 किलो या 500 ग्राम हमने खाना खाया और वो हमने अंदर लिया तो वैसा ही एनर्जी हमारे अंदर चला जाता है। और अगर आप देखें तो आप 10 दिन में अगर आप मान लिया 2 किलो या 3 किलो खाना खा रहे हैं पर डे, तो 10 दिन या 20 दिन में 60 किलो खाना, 60 किलो का इंसान है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नेगेटिव चीज़ें करके उसका पूरा बॉडी का इमोशनल कॉन्शियसनेस
जी। नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है, और अगर वो बहुत अच्छे वातावरण में अच्छे धन्यवाद के भाव के साथ खाना खा रहा है तो वो कम्प्लीटली पॉजिटिव भी हो सकता है। जी, तो यानी जो आपकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं काम करती है आपके काम ऊपर। करती है। अगर हमें इससे होम्योपैथी और आयुर्वेद को समझना चाहें तो किस तरह से समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जो ये होम्योपैथी है या आयुर्वेद है इसमें साइंस नहीं है। देखिए, हाँ, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो अमेरिका में बल्कि ये तक लिखवा दिया गया है कि होम्योपैथी डजंट वर्क, और बेस्ड ऑन एलोपैथिक एक्सपेरिमेंट्स, आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर, पर मैंने बहुत सारे मरीज़ देखे हैं होम्योपैथी आयुर्वेद दोनों से ठीक होते हुए। और कहीं ना कहीं हर साइंस में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंड करने की। होम्योपैथी जो है, हम आयुर्वेद से शुरू करते हैं, तो आयुर्वेद जो है वो इंसान के पंच तत्वों की बात करता है। तो वो सेम चीज़ है, वो मैटर एनर्जी इन्फॉर्मेशन की है। वो पांचवा तत्व जो है अर्थ है, यानी कि सॉलिड मास, तो वो मैटर लेवल पे आ जाता है। दूसरा तत्व होता है पानी, जो उससे लेस डेंसर एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद आता है फायर, जो कि ट्रांसफॉर्म करने की एंजाइम, उसको सिंबलाइज करता है। उसके बाद आता है एयर, जो और लेस डेंस हो जाता है। और उसके बाद आता है आकाश और माइंड, उसका एलिमेंट आ जाता है। तो एक तरह से वो एनर्जी की डिफरेंट डेंसिटीज़ को डिनोट करता है ये पांच तत्व। और इन्हीं पांच तत्वों से फिर 3 बॉडी टाइप्स बन जाती हैं, वात, पित्त और कफ। वात बॉडी टाइप जिसमें कि एयर और आकाश का एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो वो माइंड में ज़्यादा रहता है। इंसान पतला होता है और हवा में रहता है। वो क्रिएटिव होता है पर वो सोच में ही ज़्यादा घूमता रहता है। पित्त वाले इंसान में फायर होती है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, और वो काम करने में बहुत स्ट्रांग होता है। वो सारे लीडर्स, यानी कि हम कह सकते हैं साइंस के बारे में कि कहीं ना कहीं जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो काम करती है। अगर हम कोई सपोज मेडिसिन ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम ठीक नहीं होंगे तो हम नहीं ठीक होंगे, और हम ये सोच के वो मेडिसिन ले रहे हैं कि हम ठीक होंगे तो हम ठीक होंगे। जी डॉक्टर मंकुल, आप यहाँ पे आए और इतनी सारी चीज़ें आपने हमें बताई। उम्मीद है जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपकी इन बातों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए। आदाब।